आप चुपके से नंबर लिख ले रहे हैं, मार्क्स और एमओबी दे दे रहे हैं, और आपको भी उतना ही सब्सटैंशिएट करना है जितना कि डिबेटर करे। तो ये बराबरी के जी। सब्सटैंशिएशन की बात होती है। तो वो उन्होंने सब्सटैंशिएट नहीं किया, उतना बखेड़ा क्या हुआ, मैं उस स्वभाव की थोड़ी सी कम हूँ कि मैं बखेड़ा कर पाऊँ। और लेकिन हाँ, खला, और मैं अभी शहर में नहीं हूँ, दिग्विजय हैं और ऐसे बहुत सारे अच्छे डिबेटर्स हैं जो सर्कल में अभी भी इतने एक्टिव हैं। आपका इनिशिएटिव इतना अच्छा है कि आप हम लोग एक्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी तो इम्पॉसिबल होता, अगर हम वहाँ दिल्ली में होते, कोविड ना भी होता, तो भी अपनी बात कर पाते। लेकिन आपका मंच इतना अच्छा है, मैं इतने खुल के आपसे बात कर पा रही हूँ। इसलिए मुझे लगा कि मैं यहाँ पर ये बात रखूं कि नहीं, जितने भी लोग बिल्कुल। ये जिम्मेदारी हमारी है, हम सीनियर्स रहे हैं, हम जिस माहौल की अपेक्षा करते हुए आए हैं कि अगर मैं अपना नंबर किसी डिबेटिंग सर्कल के सीनियर के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे डर ना लगे कि वो आदमी गलत है। उसमें ये जी भरोसा हो कि मेरे साथ कुछ मतलब मैं उसके साथ सहज महसूस कर पाऊँ। तो ये जी। इसका ध्यान मुझे लगता नमस्कार। तर्क ज्ञान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय, और इस तर्क ज्ञान के चैनल पर, जैसा आपसे मैंने कहा था कि जो अनुभवी डिबेटर्स हैं उनसे बात करने का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। मेरी कोशिश है कि डिबेटर्स के साथ बात की जाए और उनके जो अनुभव हैं उनको सुना जाए, और बाकी अन्य जो नए डिबेटर हैं, फ्रेशर्स डिबेटर्स हैं, उन तक पहुंचाया जाए। तो वो कोशिश जो हमने एक शुरू की थी, बीच में कुछ महीनों तक वो बंद रही, या आप कहें कि विलंब हुआ। बहुत सारे तमाम अन्य कारण थे जिसकी वजह से वो एक तरीके से ठहराव आया। लेकिन फिर से आज हम आपके सामने हैं एक नए डिबेटर के साथ। आपके लिए नए हो सकते हैं क्योंकि आप नए डिबेटिंग सर्किट में नए नए जुड़े हैं, लेकिन वो जो डिबेटर हैं वो प्रसिद्ध डिबेटर रही हैं, और हम कहें कि अपने समय में जब वो डिबेट करती थी तो काफी बेहतर जो तर्क होते थे, उनके जो वाद विवाद करने की जो शैली थी वो काफी आकर्षक भी थी। और हम कहें कि एक बड़ा अच्छा मुकाम उन्होंने डिबेटिंग सर्किट दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं, बाकी अन्य दिल्ली से बाहर भी कई जगहों पर उन्होंने डिबेट कंपटीशन में, डिबेट प्रतियोगिताओं में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो आज हम ऐसे ही एक अनुभवी डिबेटर से बात करेंगे, और वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि बहुत सारे डिबेटिंग कंपटीशन में, खास तौर पर संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका भी निभाती रही हैं, और हम कहें कि एक मची हुई डिबेटर हैं और अपनी बातों को, अपने तर्कों को बहुत ही मजबूती से रखती हैं। तो आज हम बात करेंगे चित्रांशी जी से। तो चित्रांशी जी के बारे में कह दूं, बताऊं कि ये LSR कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, और दिल्ली विश्वविद्यालय से ही MA भी किया है। और बाकी अन्य जो बातें हैं वो चित्रांशी जी खुद बताएंगी कि अभी क्या कर रही हैं, और क्या उन्होंने, जो उनके अनुभव रहे हैं डिबेट में, और क्या सीखा, और उसका अनुभव का लाभ जीवन में कितना मिल पा रहा है, ये सभी बातें हम चित्रांशी जी से जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस चर्चा को। सबसे पहले चित्रांशी जी, आपका तर्क ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय। ये इतने दिनों के बाद हम ये कॉन्वर्सेशन शेड्यूल करते हैं, ये इंटरव्यू शेड्यूल कर पाए हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। शायद आज मौसम थोड़ा खराब है इसलिए नेटवर्क अच्छा है। गांव में हूँ मैं एक बहुत छोटे से, तो यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जब बादल आते हैं तो नेटवर्क अच्छा हो जाता है। तो शायद इस वजह से आज मुहूर्त था हमारा, तो हम बात कर पा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग जी। रहा है। और जैसे कि मैंने जब मैं बहुत सारे वरिष्ठ वक्ताओं से और सीनियर डिबेटर से बात कर रहा था, तो उसमें चित्रांशी जी से भी पहले, सबसे पहले बात हुई थी कि हम इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन इतना डिले, मैं ये कह सकता हूँ कि साल भर हो गया हमें ये इंटरव्यू शेड्यूल करने में। कभी नेटवर्क की दिक्कत है, और एक बार हमने शुरू भी किया था तो नेटवर्क की समस्या आई। खैर, तमाम अन्य बातें हैं, समस्याएं आती रही, लेकिन अंततोगत्वा ये हुआ कि अब हम यहाँ हैं और इसको हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चित्रांशी जी शुरू करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने प्रवेश कैसे लिया, और उससे भी पहले ये बताइए कि आप एक तरीके से बैकग्राउंड बताइए कि आप किस स्कूल से पास आउट हुई, और वहां पर क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में कभी सोचा था कि हम वहां जाएंगे? जी, ये बहुत सुंदर सवाल है मेरे ख्याल से। दिल्ली जैसे बड़े शहर पहुंचने के बाद जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, और सबसे अच्छी बात ये कि मैं अभी उसी जगह पे हूँ जहाँ से मैंने अपने सफर की शुरुआत की, तो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल फैक्टर भी है कि
जब 11वीं 12वीं में हम पढ़ाई करते तो हमें समझ नहीं आता कि हम आगे क्या करें। तो मेरे पापा एक इंडिया टुडे की मैगजीन लेके आए थे, जिसमें वो इंडिया टुडे एक सर्वे निकाला करता था देश के सभी टॉप कॉलेजेस का। तो मैंने पहली बार लेडी राम कॉलेज का नाम तभी सुना। और तब से ना मन में एक छोटा सा सपना पलता था कि नहीं, जाना तो है, पहुंचेंगे तो नहीं। लेकिन घर और रायबरेली जैसा छोटा शहर, और शहर में भी गांव में जब हम रहते हैं तो वर्जनाएं मल्टीप्लाई हो जाती हैं लड़कियों के लिए खासकर। तो हमारे लिए कन्वीनियंट ऑप्शन था कि या तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई करूँ, या लखनऊ से, या फिर बनारस से। बनारस से आगे ओवरनाइट जर्नी ट्रेन से करके दूसरे शहर जाना 2012 में बड़ी बात हुआ करती थी। मेरे ख्याल से अब काफी समय, 10 साल बीत रहा है, तो जी तब काफी बड़ी बात थी। तो खैर मेरे जब अंक आए, जब मेरा अंक पत्र आया मास्टर 12th का, तो नंबर काफी अच्छे थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉप और ये सारी चीजें तो बड़ी बड़ी लगती हैं। अभी लगता है कि सब उसी एक रेस का हिस्सा है, लेकिन अपने समय में मैटर करता है जब आपके घर पत्रकार आते हैं और पूछते हैं इतने नंबर आए कैसे। लेकिन जी आप पीछे मुड़ के देखने में लगता है कि सबकी यात्राएं अलग अलग होती हैं, उसमें ये छोटे छोटे मुकाम होते हैं जो आपको आगे ले जाते हैं। तो मेरी जी शुरुआत वहीं से हुई कि मैं एक ह्यूमैनिटीज मानविकी की छात्रा रही हूँ। और हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि पढूं तो अच्छा पढूं और अच्छी जगह से पढूं। और मेरे माता पिता ने मेरे इस सपने को पूरा करने में बहुत 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 सहयोग दिया है। तो मैं दिल्ली इसी तरीके से पहुंची। और एक कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ करती थी, इतने नंबर नहीं मांगे जाते थे जितने अब मांगे जा रहे हैं। जी जी, अब तो 94 हंड्रेड 93 परसेंट में। हाँ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन, हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं माता पिता की शुक्रगुजार हूँ कि मैं पिछले 90 के दशक में मेरा जन्म हुआ, मैं वहां तक की यात्रा करने में सफल हुई, वरना तो इम्पॉसिबल होता। तो जी। ये तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने एलएसआर का जिक्र किया, तो आपने न्यूज मैगजीन जो भी आपने पढ़ा, तो उसमें मतलब वो एलएसआर जैसे हर एक कॉलेज का एक रेटिंग या उसकी जो खूबी है उसके बारे में न्यूज़पेपर में दिया होता है, तो आपने वहीं से चुन लिया कि हमें एलएसआर में जाना है, या कि दूसरा डिसाइड किया था मिल एलएसआर गया? मैंने एलएसआर ही चूज किया था और मुझे एलएसआर ही मिला। और सबसे तो अच्छी बात मतलब ये हुई कि मुझे हॉस्टल फैसिलिटी। जो जो मैगजीन में दिया था, आप उससे प्रभावित हुई थी, या किसी ने व्यक्तिगत कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे आपके साथ शेयर शहर किया? में मेरे शहर में अभी भी बहुत लोग को नहीं पता है कि एलएसआर है क्या। वो तो ये कहते हैं कि इतिहास ही पढ़ना था तो फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज से पढ़ लेती है। तो अभी अच्छा मेंटालिटी अभी खास नहीं बदली है। तो वो बस एक मैगजीन ने जिंदगी बदल दी मेरे को। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, एलएसआर में आ गए, आपने दाखिला ले लिया, और उसके बाद ठीक है, आपने कहा कि जैसे हिस्ट्री में आपने दाखिला लिया, तो और रुचि रहती है विद्यार्थियों की, तो निश्चित तौर पर मेरी भी रुचि थी, तो मैंने अपना राजनीति विज्ञान विषय लिया था। खैर, मैं ये अब हम इससे ये आगे बढ़ेंगे कि जो कि आप एक प्रसिद्ध वक्ता आगे चलकर बनी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएसआर में दाखिला लेने से पहले क्या आपने स्कूल में कभी इस तरीके की सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया था? नाटक है, भाषण है, या वाद विवाद प्रतियोगिता है? जी, मतलब मेरा शुरू से था कि मैं मंच की तरफ आकर्षण मेरा रहा था शुरू से। तो बचपन में तो कन्वेंशनल डिबेटिंग बहुत होती है, एक हफ्ते पहले सर बता देते थे ये विषय है, हम जी रट्टा लगाते थे और जाके अच्छे से बोल देते थे। लेकिन हाँ, अच्छे से बोलना दिल्ली तक काम आया। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये समय के साथ हम सीखते जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं शुरू से ही मंच पर, और केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ। 11वीं 12वीं में तो उनके अलग होते थे, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, तो वहां तक पहुंचती जी। थी। तो मेरे लिए ये अनुभव था थोड़ा सा। तो ये बताइए कि कॉलेज में आने के बाद डिबेटिंग सोसाइटी में कैसे आप शामिल हुए, या डिबेटिंग सोसाइटी से जुड़ना कैसे हुआ? जी, तो जब आप छोटे शहर से निकल के इतने बड़े कॉलेज में जाते हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएसआर अभी भी बहुत एलीट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। जी ऐसा जी माना जाता है कि देश भर की का जो क्रीम है वो वहीं आके रुक जाता है। और ऐसे में एक छोटे शहर से वहां तक पहुंचना उतनी आसान जर्नी नहीं होती है हमारे लिए। वहां तक हम मेहनत करके पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां टिक पाना मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संघर्ष होता है कि आप
उन लोगों के बीच घुल मिल पा रहे हैं कि नहीं, आप अपनी भाषा, अपने रहन सहन, अपने तरीकों से उनका हिस्सा कितने दिनों में बनते हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो जर्नी मैटर करती है वो यही मैटर करती है। और पर ये अच्छी बात थी कि हिंदी हिंदी पट्टी से हूँ मैं, यूपी और बिहार के लोग, भाषा पर पकड़, ऐसी सारी चीजें हमारे साथ चलती हुई आती हैं बड़े बड़े शहरों तक। तो ये मेरे साथ हमेशा से रहा। तो ऐसे साइन अप बोर्ड्स रहते थे, तो मेरी एक सीनियर, मेरे कई सारे अच्छे सीनियर्स रहे, शगुन दीदी, नैन्सी दीदी, मतलब ये सारे सपोर्टिव था माहौल। तो मैंने जाके वहाँ पे एक साइन अप लिस्ट पे साइन कर दिया। फिर उन्होंने मुझे मौका दिया और मौके मिलते गए। और दूसरी बात ये भी कि क्लासरूम में ना हिंदी में कोई बात नहीं करता था। और मैं अच्छा। चूंकि हिंदी वाद समिति से जुड़ी हुई थी, तो हिस्ट्री की क्लास में कोई हिंदी नहीं बोलता, एक लेक्चर भी हिंदी में नहीं हुआ करता। पर बहुत बहुत मेहनत, बहुत किचकिच, प्रोफेसर से बहुत सारी, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि लेक्चर्स बाइलिंगुअल हो गया। हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम की छात्रा हूँ और मैं हमेशा से इंग्लिश में ही लिखती, लेकिन मुझे बड़ा खलता था कि मैं हिंदी वाद विवाद समिति की हो करके मेरे क्लास में हिंदी मीडियम के बच्चे सबसे पीछे क्यों बैठते हैं। भाषा इस तरीके से बैरियर बन के आती थी अक्सर, क्योंकि कॉलेज सो कॉल्ड एलीट हुआ करता था। तो उसके अपने चैलेंजेस थे, पर हम उभरे और हिंदी वाद विवाद समिति का इसमें बहुत बड़ा योगदान। तो वो शुरुआत वहीं से हो गई कि आप एक साइन अप बोर्ड पे आपने साइन किया और उन्होंने कैसे ओरिएंटेशन और फिर वो जोड़ते गए। मेरे जब मैंने इस समिति ज्वाइन की थी तो मुश्किल से 5 बच्चे हुआ करते थे, और मुझे याद है कि मैं अकेले, पहले साल तो मैं ही अकेले हर जगह जाती थी, तो बच्चे भी नहीं होते थे समिति। तो ये सारी चैलेंजेस, अच्छा। बड़े इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी भरी रहती, हिंदी वाद विवाद में मुश्किल से 4-5 बच्चे होते थे। तो जी। एक कोने में एक छोटा सा बोर्ड हुआ करता था, सोसाइटी का जो दिखता भी नहीं था, तो वहीं से जी। शुरू हुआ। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में डिबेटिंग लगभग ऐसी ही शुरू हुई है। तो मैं अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आ गई, तो आपकी निश्चित तौर पर जो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश इवन से आते हैं, तो हमें भाषा पर, खास तौर पे हिंदी पे पकड़ तो होती है। और जो दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला ले लें तो निश्चित तौर पर भाषा एक सशक्त माध्यम भी रहता है, और हमारी एक, हम कहें कि मजबूती भी रहती है कि हम अपनी बात को अच्छे से इस भाषा में रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप बता रहे हैं कि हिंदी में आपकी सोसाइटी में केवल 2-4 लोग थे, आप ही ज्यादातर जगहों पर जाती, तो पहली बार आप डिबेट करने के लिए, एक अंतर महाविद्यालय डिबेट करने के लिए किस कॉलेज में गई, या उससे पहले कॉलेज में कोई डिबेट हुई, सोसाइटी ने बताया कि चलिए ऐसे डिबेट होता है, स्टैंडर्ड ये है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम स्कूल से आए हैं, कॉलेज के स्टैंडर्ड में तो जो बदलाव है वो तो हमें अनुभव होता ही है। लेकिन अब आप ये बताइए कि जो कि भाषा पर पकड़ है, लेकिन हम ऐसी गतिविधियों से परिचित भी हैं, लेकिन जो अंतर है स्कूल और कॉलेज का, उस अंतर का जो अनुभव है वो आपको पहली बार, जब आप पहली डिबेट कंपटीशन में आप कहाँ गए और वो अनुभव जो आपको मिला, उसके बारे में बताइए। पहली बार एक प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था, जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसे करके, रोहिणी में था वो इंस्टीट्यूट। और उस डिबेट का मुझे विषय भी अभी तक याद है। उसका विषय था मनी है तो हनी है। अब मैं बड़े, ये मतलब ये क्या है, हम तो बड़े बड़े शिक्षा, भ्रष्टाचार, आरक्षण, इन पर लिख लिख के वाद विवाद किया करते थे स्कूल में, ये कैसा विषय है। लेकिन मैं वहां गई, पर वो कन्वेंशनल डिबेट, पारंपरिक वाद विवाद शैली थी। तो उतनी आगे पीछे 4 शायरी जोड़ी और सेकंड प्राइज जीत। तो पहली डिबेट में खास फर्क नहीं पड़ा कि क्या बदलाव है। दूसरी, मैं बोलूंगी कि डिबेट के तरीके में जो बदलाव आया मेरे सेकेंड ईयर से वो, और फर्स्ट ईयर में जब हमारे कॉलेज में ही पार्लियामेंट्री डिबेट ऑर्गेनाइज, डिबेट की असली समझ वहां से डेवलप हुई। और आप इतने अच्छे वक्ता हैं दिग्विजय पार्लियामेंट्री डिबेट, मतलब मैंने आपको भी मंचते हुए देखा है। और मेरे ख्याल से जो मतलब पकड़ जो होती है विषय, मैंने आपकी पहली डिबेट भी देखी, मुझे याद है।
और अभी मैं जब आपको पिछले साल डिबेट करते हुए सुन रही थी, मतलब मुझे इतना अच्छा अंदर से महसूस हो रहा था। तो मैं फिर वही कहूंगी कि जो तराशना संसदीय वाद विवाद कर देता है, जिस तरीके से तराश देता है, वो कहीं और कोई भी और शैली नहीं कर सकती। तो वो मेरे साथ एक साल बाद भी हुआ जब कॉलेज में डिबेट हुई, और उसके बाद किरोड़ीमल में जब मैंने एनएसपी में खुद, तो ये दो ही मेरे लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स थे। इससे पहले तो सब शायरी पे ही चल रहा था। जी, तो चलिए, तो ये जो बात है कि वो तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के बाद जो भी डिबेट को एक सीरियस लेवल या सीरियस तरीके से लेता है, वो यह निश्चित तौर पर मानता है कि संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता का जो हम कहें कि जो तरीका है, वह निश्चित तौर पर हमें एक बेहतर डिबेटर बनाता है और एक सोचने वाला, एक बेहतर इंसान भी बनाता है। खैर, कन्वेंशनल में की तो बात है कि उसमें आप उसके अलग अलग डायमेंशन, उसके बारे में उसकी आलोचना भी की जाती है, लेकिन वो अपने आप में एक आकर्षक शैली है। और निश्चित तौर पर उसमें भी आप यदि सफलता अर्जित करते हैं तो निश्चित तौर पर अपने को कोई कम नहीं समझना चाहिए। उसकी एक अलग विधा है, अलग रंग है। आप उसे कह सकते हैं T20 मैच है वो। मेरा मानना है कि आप पार्लियामेंट्री में तभी अच्छा बोल सकते हैं जब आपके पास कन्वेंशनल का अनुभव, आपकी शैली, आपका बात करने का तरीका, तर्कों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका, वो सारा कन्वेंशनल से ही आता है। कोई सीधे अच्छा पार्लियामेंट्री डिबेटर नहीं बन सकता। मैं भी ये बोलूंगी वो अच्छा, कन्वेंशनल तो पहली सीढ़ी। आपने आपने जब ठीक है कन्वेंशनल में किया, लेकिन कन्वेंशनल में मैंने आपको कम डिबेट करते हुए देखा, लेकिन पार्लियामेंट्री में बराबर देखा। तो पहली बार आपने संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता किस कॉलेज में की, और वो करने के बाद लगा कि हाँ, हम कुछ नया सीख रहे हैं, या एक ये चीज होती है और ये हमें एक ऊपर लेवल तक ले जाएगी, वो अनुभव आपको कहाँ हुआ? वो अनुभव किरोड़ीमल महाविद्यालय में हुआ मुझे। उनकी एनएस प्रधान वाद विवाद प्रतियोगिता थी। हमें बहुत ठोक पीट करके हमारे सीनियर्स ने बोला, नहीं ऐसे बोलना वैसे बोलना, बहुत सिखाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जब हम मेरी पार्टनर अंजलि मेरे साथ डिबेट करती थी, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा हमारा सामने था उस समय में। अभी तो बहुत दिनों से साथ नहीं किया है, लेकिन तब हमारी हम सेकेंड ईयर में थे और वो फर्स्ट ईयर में। तो ऐसा था कि कोई अनुभव नहीं था हम दोनों को, हम दोनों बस ऐसे ही कच्चे पक्के होके वहां पे पहुंचे। लेकिन पार्लियामेंट्री डिबेट आप सिर्फ करते करते ही सीखते हैं, और हम उस प्रतियोगिता में रनर मिल रहे थे। तो हम वहाँ पहुंचते, सब बड़े बड़े योद्धा होते हैं ना, वहाँ वक्ता नहीं होते। वहाँ बड़े मंचों पे जाते हैं तो हम लोग ऐसे कोने में बैठ के, अच्छा वो भैया, अच्छा ये दीदी, अच्छा इनकी इनकी टीम, इनका मैचअप, और हम लोग को मतलब दे दिया जाता था कि अच्छा ये है, ये भगवान कांप रहे हैं, 5 मिनट क्या और बोलेंगे नहीं बोलेंगे। एक 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 इंटरेस्टिंग बात, जैसे हम लोग, क्योंकि उनका जो सेमिनार हॉल है उसमें गैदरिंग होती है और कुर्सियां लगी रहती हैं, आपके अगल बगल में जो लोग बैठे होते हैं वो आपको बताते भी रहते हैं, देखिए आपका मुकाबला इनके साथ है, इनके साथ ऐसे ऐसे बोलना, ये बड़े खतरनाक हैं, ये पकड़ लेते हैं, ये हाँ, ऐसे बोलते हैं। वो और नए फ्रेशर पे, क्योंकि हम भी फ्रेशर के रूप में गए, हमें भी कोई अनुभव नहीं था, तो जो ये साथ में जो और सुनते हैं कि ये ऐसे आदमी है, ये ऐसे बोलते हैं, ये इतने बड़े वक्ता हैं, और पॉइंट्स ऐसे लेकर आते हैं, क्वेश्चन आंसर में ऐसे पूछते हैं, वो और प्रेशर बिल्डअप करता है फ्रेशर डिबेटर पर। सही बात है। और मतलब उस टाइम पे तो ऐसे लगता है कि क्वेश्चन आंसर राउंड आया नहीं, स्पीच तो जैसे तैसे निकाल ली, क्वेश्चन आंसर राउंड में लग रहा है कि कोई फूड चेन है और बड़ा वाला जो जानवर है वो बस तैयार बैठे है कि अब आत्मा ही है। तो हम लोग को जो प्रेशर है, चूंकि ये जो सेशन हम कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, बहुत स्वाभाविक सीखना है। ये हर अनुभवी डिबेटर के साथ कुछ महीनों तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है, जो तभी बदलती है जब आप थोड़े समय बिता लेते हैं सर्किट में। तो कुछ नई बात नहीं है, लेकिन हाँ उसमें काउंट ये करते हैं कि आप ओरिजिनलिटी कैसे बचा के रखते हैं। मेरा मानना है कि मेरे उस वाद विवाद में हमारी जो टीम थी, उसने अपनी, हम दोनों ने जो ओरिजिनलिटी बचा करके, हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, हमारे ऊपर वहां बैठे लोगों का असर उतना नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वही एक रीजन था कि हम वहां तक पहुंचे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जी, तो खैर आजकल उस समय बहुत कम संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी। एक आपके गिने चुने
3-4 कॉलेजेस में होती थी। 2012 में आई थिंक, मैं 2013 में आया तो शुरू में कुछ होता नहीं। 2013 में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो 2014 में ही मैं जाकर कहीं पार्लियामेंट्री डिबेट करने गया। तो हम कह सकते हैं उस समय तक बहुत गिने चुने कॉलेजेस में होते थे। एक आपका कॉलेज है जो आयोजित करता है संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता। तो पहली बार जनवरी में उसका आयोजन हुआ तो मैं अपने सेकेंड ईयर में गया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आजकल इतनी बड़ी मात्रा में जो डिबेट आयोजित हो रहे हैं और बहुत सारे नए नए कॉलेजेस आए हैं जो कि संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने लगे हैं, तो ये जो इतनी बड़ी मात्रा में जो डिबेट आयोजित हो रही है उनसे आपको क्या लगता है कि जो अवसर अभी हमें अब खैर अब क्या करें कि उस समय हमारे टाइम में बहुत कम प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, लेकिन आज जो बहुत अधिक मात्रा में प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, तो आप इसे कैसे देखती हैं कि इससे जो डिबेटर्स हैं उनकी शैली में और उनके जो तर्क प्रस्तुत करने का जो व्यवहार है, जो शैली है, उसमें क्या बदलाव आया है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो संसदीय वाद विवाद होता है वो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज जो हमारे अंदर विकसित करता है वो ये है कि हम अवेयर कितने हैं, हम जागरूक कितने हैं और हम हर हर मोमेंट पे कितने एक्टिव हैं। ये हमारे सोच पाने की क्षमता को ऐसे मांझ देता है ना। और ये मेंटल एक्सरसाइज ही लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बार बार सवाल उठता है कि वाद विवाद करने से समाज में क्या बदलेगा, कहाँ क्या बदलेगा, चीजें कैसे ठीक होंगी। तुम लोग तो कमरे में बैठ के डिबेट करते हो, सेमिनार हॉल्स की चीजें कैसे सोसाइटी पब्लिक तक पहुंचेगी। मेरा मानना है कि वाद विवाद कुछ और नहीं करता, हमें सोचना और अच्छा बोलना सिखाता है। अगर हम अच्छा सोच पा रहे हैं, अगर हम अपने इर्द गिर्द की समस्याओं का काट सोच पा रहे हैं, और डिबेटिंग में हम अक्सर ऐसे विषय देखते हैं जो सामाजिक समस्याओं और ऐसी चीजें जो चल रही हैं आसपास उनके बारे में होता है। तो कल को जब हम फाइनली किसी करियर में जाएंगे, हम शिक्षक बने, सिविल सर्विसेज में जाएं, कहीं भी जाएं, तो चीजों का काट सुनने की एक अच्छी पॉलिसी जब प्राइम मिनिस्टर वाद विवाद प्रतियोगिता में, संसदीय वाद विवाद में ढांचा देता है ना, तो वो पॉलिसी बना रहा होता है और हम ये बात भूल जाते हैं। वो एक पॉलिसी बना रहा होता है और वो पॉलिसी मुझे नहीं पता कि हम में से कोई नहीं जानता कि वो 10 साल बाद कहाँ पहुंच के और कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो आप ये जो बदलाव की शुरुआत देखते हैं, ये आप एक सेमिनार हॉल से पब्लिक स्पेस तक का सफर होता है। और अगर ऐसी चीजें हमारी सोसाइटी में, हमारे डिबेटिंग सोसाइटी में, डिबेटिंग सर्किट में बार बार और अधिक मात्रा में हो रही है, मेरे ख्याल से आपको हर जगह काम करता है। मैंने मेंस का अभी यूपीपीएससी का मैंने इंटरव्यू किया था और मुझसे ये सवाल डिबेटिंग के बारे में इंटरव्यू बोर्ड में भी पूछा गया क्योंकि मेरे उसमें मेंशन था ये। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि चीजें मेरे वहां, मतलब पॉलिसी लेवल पे या मेंस के जब आंसर्स लिखते हैं, आपको ढांचा पता होता है, आपको तरीका पता होता है कि चीजें शुरू कहाँ से होनी और खत्म कहाँ पे होनी। तो ये इतनी सुंदर बात है। और डिबेटिंग से तो कितने सारे एस्पिरेंट्स निकलते हैं, कितने सारे उसी क्षेत्र में जाने वाले लोग हैं। तो ये बहुत प्यारी, बहुत सुंदर तैयारी होती है। जी, चलिए, तो अभी ये हो गया कि कैसे हम अपनी बातों को रखना सीखते हैं और हमारे जीवन में उपयोग में आता है, निश्चित तौर पर। अब मैं वो पूछना चाहता हूं कि जब हम डिबेट करते हैं, निश्चित तौर पर हमें आर्थिक जो लाभ है वो निश्चित तौर पर मिलता है। वो एक इंसेंटिव के तौर पर ले लीजिए या आप कहिए कि प्रोत्साहन मिलता है। तो आपने पहली बार जो धनराशि जीती, उस धनराशि को आपने कैसे, मतलब उसको कैसे लिया, और कि वो एंजॉय करने में, पार्टी मनाने में, पार्टी करने में खर्च किया, या ऐसा लगा कि हाँ हमने कुछ कमाया है, या हमारी ये जो शैली है, जो वक्तव्य है, जो हमने पढ़ा, क्योंकि निश्चित तौर पर यदि आप पढ़े नहीं है, किताबें नहीं पढ़ी हैं आपने, अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ी हैं, आप डिबेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोलने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो पहली बार जब आपको प्राइज मनी मिली तो आपने उसका कैसे उपयोग किया, या आप कहें कि उसको संभाल के रखा, उसका कोई एक नोट आपने संभाल के रखा हो? क्योंकि होती है, मेमोरी होती है कि ये मेरी जो डिबेट है उसमें पहला मुझे पुरस्कार मिला था, उसका एक नोट संभाल के रख लेते हैं, बाकी खर्च कर देते हैं। तो वो बताइए। ये जो मनी है और हनी है वाला था ना, यही डिबेट मैंने सेकंड प्राइज जीती थी इसमें। और इसमें मुझे 5,000 रुपए मिले हुए।
मतलब और वो भी चेक मिला हुआ था। तो मेरे लिए ये लगा कि मतलब मैंने बोला कि और मिला क्यों। पहले तो मैं इसी में मतलब परेशान रही कुछ दिन की करूं क्या। फिर वो चेक था तो वो अकाउंट में आया। फिर मुझे याद है कि मैंने कुछ के कपड़े खरीदे। अब चूंकि वो अकाउंट में चला गया तो मैं नोट तो रख नहीं सकती थी तो बस चला गया वो। लेकिन हाँ कुछ ऐसे बहुत एक बार देहरादून में एक डिबेट हुई थी जिसमें नेशनल लेवल पे मेरा फर्स्ट प्राइज था। उसमें बहुत पैसे मिले थे, 11,000 रुपए मिले थे। वो पैसे मतलब मेरे थे और ऐसे समय पे आए थे शायद जब मुझे जरूरत थी। उसमें मैंने जी। कुछ पैसे निकाल के अभी भी रखे हुए हैं। वो तो निश्चित तौर पर खास तौर पे हमारे जैसे डिबेटर्स के लिए तो वो एक हम कहें कि पॉकेट मनी चलाने का एक जरिया था कि हम लोग वहां से उस पैसे को प्राप्त करते थे और पॉकेट मनी चलाते थे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आपने ऐसे इस्तेमाल किया तो कभी उस पैसों से पार्टी नहीं की? अरे बहुत की, बहुत की। फिर तो हाँ, क्योंकि मतलब बहुत सारे अभी मैंने पूछा था तो कुछ लोग कहते थे कि हम डिबेट जीतते थे और सिर्फ पार्टी ही करते थे। यही रहता था। और मतलब हमारा गर्ल्स कॉलेज हुआ करता था। फिर दोस्तियां गर्ल्स कॉलेज में और अच्छी होती हैं तो फिर उसका अलग हो जाता था। नॉर्थ जी नॉर्थ कैंपस में आने के बाद थोड़ा सा कम हुआ लेकिन जब तक कॉलेज में थे तब तक तो बेहतरीन है। जी तो फिर माता पिता पे निर्भरता इतनी घट गई थी कि वो भी पूछती कि तुम्हारा खर्चा चल कैसे रहा है, मतलब कर क्या रही हो, कि हमने 2 महीने से पैसे नहीं भेजे तुम्हारा चल कैसे रहा है। हम्म, फिर उनको शक भी जी होता जी था कि जी क्या चल रहा है। जी। लेकिन तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो डिबेटिंग में आजकल तो बहुत ज्यादा जैसे आप बता रही हैं राशि मिली उस समय उतनी नहीं, मतलब किसी किसी प्रतियोगिता में मिलती था। लेकिन आजकल तो लगभग हर कहीं पर आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है, वो भी कन्वेंशनल में। तो 4 मिनट बोल के यदि आप 5,000 रुपए जीत जा रहे हैं तो सोचिए कितना बढ़िया है। तो हम लोग उत्साहित होते थे। तो मैंने आपको कन्वेंशनल में बहुत कम देखा। तो जैसे हम लोग हैं तो कन्वेंशनल में निरंतर जाते थे। एक ये रहता था कि कहीं से कुछ प्राप्त करेंगे तो हमारा खर्चा भी चलेगा। तो खैर आप चूंकि संसदीय वादविवाद प्रतियोगिता में ही ज्यादा नजर आती थी और आप हिस्ट्री ऑनर्स में, क्योंकि कुछ लोग जिनका मैंने इंटरव्यू लिया वो कहते हैं हमारे हम साइंस बैकग्राउंड से हमारे पास समय नहीं होता था। तो कन्वेंशनल में या तो दूरी, क्योंकि आप उधर एलएसआर में है, आप वहां से ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है। तो कुछ ऐसा कोई विशेष कारण रहा कि आप कन्वेंशनल में कम आप दिखाई दें? देखिए कन्वेंशनल जब आप सोसाइटी या समितियों को हेड कर रहे होते हैं और आप एक साल सीनियर हो जाते हैं तो कन्वेंशनल अपने से जूनियर्स को मौका में मतलब अपने से जूनियर्स को भेजना हम लोग प्रेफर करते थे। जब हम जी फर्स्ट ईयर में थे तब मैंने सिर्फ कन्वेंशनली की क्योंकि मेरे सीनियर्स थे वहां पे पार्लियामेंट्री में जाने के लिए। और जब हम सेकेंड ईयर में आए और जब हम प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे तब समय भी नहीं होता था सही बात के लिए। जी। फिर हमें लगता था कि इनको खुलने का मौका मिलेगा तो कन्वेंशनल में इन्हें भेजा जाना शायद ज्यादा बेहतर। तो चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और एक जो है कि वो प्रश्न जिससे कि लगभग हर डिबेटर, मैं मानता हूँ जिसने डिबेटिंग डीयू में अपने आप को खपाया है या उससे जुड़े रहे हैं और उससे एक सक्रिय सदस्य रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका सामना उन्होंने किया है कि किसी न किसी विवाद से वो जरूर निर्णय को लेकर असंतुष्टि रही है। कभी कभी खुद आपने किसी ने निर्णय सुनाया तो उनके निर्णय को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई, विवाद खड़ा हुआ। कभी आपके साथ या मैच के दौरान कभी आप डिबेट में रही हो, सामने वाले निर्णायक ने निर्णय दिया हो और आपको पसंद नहीं आया हो और फिर उस पर एक, मैं कहूं कि बखेड़ा नहीं खड़ा हुआ लेकिन एक विवाद हुआ कि भाई नहीं ये निर्णय जो है सही नहीं है, या फिर आपने क्योंकि आप निर्णायक भी रही हैं तो कभी निर्णायक के रूप में ऐसा कोई विवाद सामने आया हो? जी जब मैं डिबेट करी थी एक बार मैं क्या महाविद्यालय का नाम ले सकती हूँ? हाँ, आप विद्यालय का महाविद्यालय का नाम ले सकते हैं, उसमें कोई इशू। कि, ये हिंदू कॉलेज की बात है। डिबेट में क्वार्टर या सेमीज का मैच हम खेल रहे थे और वहां पे मतलब जब वो होते हैं ना जब आप संतुष्ट नहीं होते और आप एक माइंडसेट आपका डिसएग्रीमेंट में ना एक आप वाद विवाद एक माइंडसेट पे होते हो उसके ऊपर ज्यादा होता है। जब आप मेहनत करते जा रहे हो साथ साथ मैच खेल के जब आप 8वें में पहुंचते हो
और आपको सामने वाला सही रीजन नहीं दे रहा है कि उसने आपको क्यों हराया ये मैच, तो बात जो विवाद की जो मतलब गुंजाइश होती है वो वहीं से शुरू होती है। और ये मेरे ख्याल से ये एडजुडिकेटर्स के पार्ट पे भी यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसका निर्णय सही या गलत होना वो बाद की बात है, क्योंकि बात ही बात है, कुछ सही या गलत नहीं होगा, सब कुछ ग्रे में रहेगा। लेकिन जरूरी ये कि वो सेटिस्फाई कर ले जाए। आप चुपके से नंबर लिख ले रहे हैं, मार्क्स और एमओबी दे दे रहे हैं, और आप सब आपको भी उतना ही सब्सटैंशिएट करना है जितना कि डिबेटर करे। तो ये बराबरी के सब्सटैंशिएशन की बात होती है। तो वो उन्होंने सब्सटैंशिएट नहीं किया, उतना बखेड़ा क्या हुआ, मैं उस स्वभाव की थोड़ी सी कम हूँ कि मैं बखेड़ा कर पाऊँ। और लेकिन हाँ, खला था वो, तो मुझे अगर खली हुई चीज तो थोड़ा खराब लगा। लेकिन हाँ, मेरे साथ तो मुझे ये हमेशा लगता था कि एडजुडिकेटर्स को भी उतना ही सब्सटैंशिएट करना चाहिए। जब तक वो अच्छे से सब्सटैंशिएट नहीं करेंगे वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो सकते। और थैंकफुली मेरे निर्णायक बनने के उसमें आज तक मेरे साथ ऐसी कोई कोई उलझा नहीं है मेरे से, सीधे तौर पे तो नहीं। जी वो मेरे लिए काफी रिलैक्सिंग था। तो मुझे लगता है, देखिए अभी तक जितने भी वक्ताओं से मैंने इंटरेक्शन किया है, तो उसमें ऐसा लगा है मुझे कि जो खुद इस तरीके का, जिन्हें लगता है कि नहीं ठीक है, हम जो है हमारे गलत निर्णय आए या हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे, हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पा रहा है, जब वो निर्णायक की भूमिका में आते हैं तो वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं और बेहतर तरीके से निर्णय देते हैं। उसकी आप एक उदाहरण है। और तो अभी जो डिबेटर्स हैं, नए डिबेटर्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि हम सब दिल्ली विश्वविद्यालय ना मेरे ख्याल से खेल का मैदान है, और उस खेल के मैदान में सारे स्पोर्ट्स अलाउड है। वो ऐसी कॉमन स्पेस है और बहुत सुरक्षित स्पेस की तरह होता है। जब आप में टैलेंट होता है, मैं सबकी बात करती हूँ, और मैं इस चीज को समझती हूँ कि हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे परिवेश अलग होता है, हमारी परवरिश अलग तरीके से की जाती है, हमारे ऊपर अलग अलग तरीके के बोझ भी होते हैं जब हम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। वैसे समय में एक ये डिबेटिंग एक ऐसी प्रतिभा है जो आपको बहुत आगे ले जाती है। ये प्रतिभा ऐसी नहीं है कि आपको के लिए अलग से कुछ करना है। ये सीधा रास्ता है कि आपको बस, आप विश्वविद्यालय में आते हो, आपको जी तोड़ पढ़ना है, और खूब पढ़ते पढ़ते बस आपको अवेयरनेस अपनी बढ़ानी है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आसान और कठिन दोनों तरीके की बात हो जाती है। तो ऐसे में तो मेरे वो जो जो बैचलर्स हैं नए उनसे यही डिबेटर्स कहना हैं वो चाहूंगी, क्या करें? वो ये करें कि वो अखबार खूब पढ़ें, खूब अखबार पढ़ें। हम नहीं पढ़ते थे, लेकिन मैं चाहूंगी कि वो कोई भी भाषा का अखबार खूब पढ़ें, सोशल मीडिया का उपयोग थोड़ा कम करें, और अपनी नॉलेज को इतने इतने बेहतर तरीके से मांझे। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कोर्स हटा कर, लेकिन आप अखबार जरूर पढ़ें। अगर आप पार्लियामेंट्री से 3 महीने पहले के अखबार खूब अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और आप वहां पे अपनी उपस्थिति बहुत सशक्त रूप में दर्ज करा के लौटे। तो आप हर डिबेट के बाद जो आप में निखार आएगा ना, वो बहुत सुंदर प्रक्रिया होती है। तो मेरा आपसे बस ये कहना है कि आप एक दो डिबेट हार गए कोई बात नहीं, एकदम शर्म सब किनारे छोड़ दीजिए। आप अगली बार फिर वो उठा के पहुंचिए, और आप फिर उतने ही अच्छे से डिबेट करें। तो ये सतत, दिस इज मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, वो कोई भी जगह हो। आपको खूब पढ़ना है, खूब सीखना है, और हारने के बाद ये नहीं सोचना कि बह जाना नहीं है, अगली बार जरूर पहुंचना है। तो और ना ये जो एंथुसियाज्म है, क्योंकि दौर दूसरा चल रहा है, कोविड और ये सारी चीजें, प्रोटोकॉल्स, दुनियादारी, लेकिन ना ये चीज आपको सीख के निकलना है। अगर आपके पास 2 साल है, 1 साल है यूनिवर्सिटी में, और 4 कंपटीशन भी हैं, थोड़ी सी मेहनत करिए, मेट्रो लीजिए, कैसे भी करिए, पहुंचिए। आप वहां पे जिन लोगों से मिलेंगे ना, आप बहुत कुछ सीखेंगे। वहां आपका उपस्थित होना ही आपको आधे से ज्यादा सिखा देगा। और मैं अभी शहर में नहीं हूँ, दिग्विजय हैं और ऐसे बहुत सारे अच्छे डिबेटर्स हैं जो सर्कल में अभी भी इतने एक्टिव हैं। आपका इनिशिएटिव इतना अच्छा है ये कि आप, हम लोग एक्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी तो ये इम्पॉसिबल होता, अगर हम वहां दिल्ली में होते, कोविड ना भी होता, तो भी अपनी बात कर पाते। लेकिन ये इतना सुंदर मंच है। तो आप लोग जाना मत छोड़िएगा डिबेट में, हारिए चाहे जितना,
आप जब आंसर राइटिंग करेंगे यूपीएससी में तो आपको यही डिबेट के पॉइंट्स याद रहेंगे, जो आपको 7 मिनट में आंसर लिखना पड़ेगा। जी, तो जो आपने अभी अखबार पढ़ने की बात कही, तो जो हम लोग सोसाइटी में, खैर मैं अपनी शिवाजी कॉलेज में जब डिक्टम में पहली बार एंट्री लिया तो हमारे फर्स्ट सेशन में ही हमें बताया गया आपको नियमित अखबार पढ़ना है। तो मेरी एक आदत बन गई कि जिस दिन मैं अखबार नहीं पढ़ता था मुझे खाली खाली लगता था, और रात को 11 बजे भी मैं उस दिन का अखबार खत्म किए बिना नहीं सोता था। तो खैर ये एक आदत है, जैसा आप कह रही हैं, कि सतत प्रक्रिया है सीखने की, और वो निश्चित तौर पर आपको जो है उस प्रक्रिया से जुड़े रहने पर ही आप उसे सीख पाएंगे। हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे, छोटे छोटे सवाल लेंगे और आपसे छोटे छोटे सवाल पूछेंगे। रैपिड फायर राउंड का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए चित्रांशी जी ये है कि सबसे बेस्ट डिबेट आपकी कौन सी रही? आप अमाउंट के हिसाब से भी बता सकते हैं, विषय के हिसाब से भी बता सकते हैं। अनुभव के हिसाब से एनएस प्रधान रही, और आर्थिक रूप से सशक्त करने के मामले में देहरादून की एक डिबेट रही है, नेशनल डिबेट थी मेडिकल। जी चलिए, तो सबसे अच्छा अनुभव ये रहा कि मेडिकल वहाँ आपने देहरादून में सबसे अच्छा अनुभव आर्थिक रूप से और सबसे हमको सीखने की प्रक्रिया से केएमसी में आपने हासिल किया। खैर, तो सबसे खराब एक्सपीरियंस अब फिर किधर आपने अनुभव किया? मोतीलाल नेहरू कॉलेज। मैं कभी वहां क्वार्टर्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाई, मतलब मुझे आज तक नहीं समझ में कि होता क्या था। अच्छा, कभी वहां नहीं अच्छा लगा जी। नो ऑफेंस कि जाएगा वीडियो, लेकिन हाँ मेरा सबसे खराब अनुभव मोतीलाल कॉलेज। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका अनुभव मोतीलाल में खराब रहा है। एक और जो प्रसिद्ध जोड़ी दिल्ली विश्वविद्यालय की रही है, उनका अनुभव भी ऐसा ही रहा है कि वो कभी क्वार्टर से आगे गए ही नहीं। खैर, और जैसा आपने बता ही दिया, और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब मुझे पता है कि आपकी जो बेस्ट पार्टनर है वो अंजलि जी रही हैं। सही है? बिल्कुल, मतलब जी। तो वो एक अलग रेपो होता था, वो पता नहीं क्या था एक नहीं, ये होता है। आप, खैर मेरा तो सबसे खराब अनुभव अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ये कहूंगा कि 5 साल जब मैं सक्रिय रूप से डिबेट मैंने की तो उसमें सबसे दिक्कत जो आई मुझे पार्टनर की ही आई। खैर, कॉलेज के 3rd ईयर में मुझे कोई एक स्थायी पार्टनर मिला, लेकिन वही बात है कि आप जब ग्रेजुएशन को क्रॉस करने के स्थान पर खड़े हो और आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले, खैर उसको हमने तैयार किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कोई और दूसरे कॉलेज से कोई व्यक्ति या कोई डिबेटर रहा हो जिसके साथ आपने डिबेट किया और बेहतर एक्सपीरियंस रहा हो कि हाँ हम इनके साथ भी टीम बना सकते हैं, एक विकल्प है हमारे पास? जी, मेरे साथ राहुल राज आर्यन, मुझे हमेशा, मैं उनके साथ ही देहरादून डिबेट में जी। हाँ, राहुल राज आर्यन जी। तो इसके बाद एक ये कि अगर आपने कहीं ऐसा देखा हो कि डिबेटर हैं, निर्णय विरुद्ध आया है उनके, और उसके बाद जो एक होता है, हमने देखा है, हमने बहुत सारे ऐसे झगड़ों के हम लोग गवाह बने हैं कि वह ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, आपकी दृष्टि में यदि कोई ऐसा झगड़ा रहा हो कि निर्णायक और डिबेटर के बीच में, क्योंकि हमने कई अनुभव सुने हैं इसी चैनल पे कि लड़ाई तक नौबत आ गई और एक दूसरे को भरपूर अपशब्द कहे गए, आपने कहीं ऐसा देखा अपने डिबेटिंग पूरे करियर में? मतलब मैंने देखा तो है, लेकिन पर्सनली मेरी सीनियर है नैन्सी दीदी, उनके साथ मतलब प्रतिभागियों के अनुभव अक्सर बिगड़ जाते थे, तो मुझे बड़ा दुख भी होता था कि अरे मतलब ये मेरी इतनी अच्छी सीनियर है और सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो बड़ी देर तक, अच्छा ऐसा होता है कि 2 मेल जजेस में गर्मा गर्मी का अलग माहौल होता है और फीमेल जजेस थोड़ा उसको डिफरेंट तरीके से उसको हैंडल करती है, तो वो पर हाँ, लेकिन हाँ इतना नहीं पहुंचा कि मार तोड़ पे बात आ जाए। हाँ, नहीं, चूंकि मैंने ऐसे खुद अनुभव किए हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि अब सीडी में भी मुझे समझ नहीं आता सीडी में क्यों आप आपत्ति कर रहे हैं। मैं जो भी मुझे कहता सीडी में कि भाई भैया ऐसा हो गया और देखिए इन्होंने हमारे साथ, हम इतना अच्छा बोले हैं, सबने ताली बजाई है और हमको प्राइज नहीं मिला। मैंने कहा भाई देखिए, सीडी में एक बात आप मान के रखिए कि यदि आपको प्राइज मिला तो आप बहुत अच्छे हैं, नहीं मिला तो भी आप अच्छे ही हैं, अपने आप को बुरा मत समझिए, सीडी में खास तौर पर।
खैर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि आपको अभी मौका मिले डिबेट करने का, खैर आजकल ऑनलाइन हो रहा है, तो आप डिबेट करेंगे? बेशक। मतलब मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी में जाने से पहले मैं एक बार तो जरूर डिबेट करके जाऊं। जी ये मेरा मतलब वो है। मैं इतने दूर हूँ लेकिन फिर भी मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं बेशक करना चाहूंगी। जी। तो आपकी जो कॉलेज, आपके कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी है, वह निश्चित तौर पर जो संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता है उसका आयोजन करती है। हमने देखा कि उन्हें अभी लास्ट ईयर या कोरोना की वजह से उन्हें, या उससे पहले उन्हें अपने कॉलेज में आयोजन की अनुमति नहीं मिली, तो उन्होंने कहीं बाहर अरेंज किया संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता। वो भी डिबेटर्स के लिए एक अलग अनुभव था। तो आपकी डिबेटिंग सोसाइटी निश्चित तौर पर जो आयोजन है वह बेहतर करती है, और एक अच्छी खासी डिबेटिंग सोसाइटी है, उससे अच्छे डिबेटर्स आप स्वयं हैं। आपकी डिबेटिंग सोसाइटी के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय की जो और डिबेटिंग सोसाइटीज हैं, उसमें आपको आयोजन के हिसाब से डिबेटर्स जिस स्तर के, जिस गुणवत्ता के निकलते हैं, उसके लिहाज से अन्य जो सोसाइटीज हैं उनमें आप किसका नाम लेना चाहेंगे, किस कॉलेजेस के? ये सवाल थोड़ा सा मैं मानूंगी कि टेढ़ा है, क्योंकि जैसे कि मेरा कॉलेज रहा है तो 2015 में 2014 में हमने पार्लियामेंट्री डिबेट नहीं करा क्योंकि समिति में कोई था ही नहीं। उसके बाद 15 में जब मैं अध्यक्ष थी समिति की, तब हमने कराई थी, और तब मतलब बहुत ज्यादा फुटबॉल था, हमने 50 टीम्स को होस्ट किया था, और वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अनुभव था हम सबके लिए। हाँ, मेरी मतलब एलएसआर इस बात का खास ख्याल रखता है कि वो विषय और इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करे। तो वो अपना कॉलेज है, अपना घर जैसा है, तो वो एक अच्छी कंफर्टेबल स्पेस होता है। लेकिन उसके अलावा बाकी मैं एज अ कॉलेज अगर मैं देखूँ तो मुझे ना डिबेटर्स पसंद आते हैं, मुझे कॉलेज नहीं पसंद आता। पहली चीज, मुझे हर कॉलेज में कोई ऐसी जोड़ी बहुत पसंद आएगी, और वो मैं एक कॉलेज में नहीं, कोई कॉलेज अच्छा खाना खिला देगा एजुकेटर्स को, पर वो ऑर्गेनाइज नहीं करेगा चीजें अच्छी। कोई अच्छा जी मानदेय आपको दे देगा, पर उनके मार्किंग स्कीम और मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा होगी, कहीं पे पार्शियलिटी होगी। तो एक मापदंड पे, तो ऐसे मापदंड पे कोई कॉलेज पूरी तरीके से खरा नहीं उतरता है। मुझे डिबेटर्स का मतलब ऐसे देखो, मुझे डिबेटर्स ज्यादा पसंद आते हैं, मुझे कॉलेज को चुनना शायद सही नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है। तो डिबेटर्स की बात करते हैं। अंजलि जी आपकी मतलब बेस्ट पार्टनर रही हैं, लेकिन उनके अलावा कोई और बेस्ट जूनियर आपके कॉलेज में रही हो जो लगा हो कि हाँ ठीक है, हमारे जाने के बाद हमारी सोसाइटी, हमारे कॉलेज की जो डिबेटिंग का जो एक हम कहें कि जो हमने पहचान बनाई है, उसको दिल्ली विश्वविद्यालय और देश में जो अन्य जगहों पर जाते हैं उसको बनाकर रखेंगे, तो जो एक बेस्ट आपकी जूनियर रही? एक मेरी जूनियर थी अनंदिता। अनंदिता, और एक रही है श्रुति। श्रुति मतलब वो जी काफी अच्छा कर रही है, उसको अब इंडियन एक्सप्रेस में लिखने भी लगी है, मुझे बहुत अच्छा जी लगता है उसका। और जी ऐसे काफी सारे बच्चे अब तो मतलब मैं काफी सीनियर हो गई हूँ, लेकिन जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं या जिनके बारे में मैं जान पाई, उनके नाम एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये 4-5 लोग बहुत अच्छे थे। कविता, अनंदिता, अंजलि, श्रुति, ये चार जी पांच टीमें हमारी बहुत अच्छी है। जी। तो तो मुझे अभी क्या आप और अपनी डिबेटिंग सोसाइटी से सक्रिय रूप से जुड़ी हैं, या मान लीजिए कुछ इवेंट होता है जी, तो आप सम्मिलित होती अभी जल्दी इन्होंने एक कन्वेंशनल डिबेट ऑर्गेनाइज कराई, मैंने उसको ऐड किया था नेक्स्ट। तो हैं? जी उस डिबेट की बड़ी खास बात थी कि वो ऑल मतलब वो सिर्फ लड़कियां उसमें प्रतिभागी थी, लड़कियां ही निर्णायक थी। वो एक वैसा ऑल अच्छा वुमेन सेल टाइप बनाया गया था, वो थोड़ी नई चीज थी, तो जी मुझे उसमें निर्णायक का जी। ठीक है, तो लास्ट में आपके साक्षात्कार के लास्ट में मैं अंत में ये पूछना चाहूंगा कि तर्कज्ञान का जो ये कदम है, ये प्रयास है कि आप जैसे अनुभवी डिबेटर्स को सुना जाए, नए डिबेटर्स अनुभव प्राप्त करें कि हमने क्या किया था, हमारे समय में ऐसा होता था, और आपके समय में, क्योंकि मैं तो अभी कुछ देख पा रहा हूं, सामने से भी मुझे पता चलता, बहुत सारी सूचनाएं आ जाती हैं। तो ऐसे जो अनुभव हैं, जो तर्कज्ञान ने ये मुहिम चलाई कि भाई हम
सभी ऐसे अनुभव, जहां तक मेरी कोशिश हो रही है व्यक्तिगत तौर पर, मैं अभी अकेला हूं, मैं सोच रहा हूँ किसी और को बुलाया जाए साथ देने के लिए, कि और भी लोगों को लाया जाए। तो ये जो पहल है कि अनुभवी डिबेटर्स को लाया जाए, सुना जाए उनके अनुभव को, इसको आप कैसे देखते ये पहल काबिले तारीफ है। मतलब मैं इस पहल के बारे में जितनी मुझे हमेशा से ये लगता था कि ये पता है कैसा है, ये एक ग्रीवेंस एड्रेसल टाइप का एक मुझे एक प्लेटफॉर्म लगता है कि जहाँ पे हम अपने समय की बातें करते हैं और अभी के बच्चे हमें सुन पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम एक ब्रिज डेवलप कर पा रहे हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, जहाँ पे दोनों समय की बातें हैं। और हम जान रहे हैं कि समय कितनी तेजी से बदल रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम जूम पर पूरी पूरी पार्लियामेंट्री डिबेट करा देते। हमारे दिमाग में जब रनर का कॉन्सेप्ट आता था, तो पानी की बोतल और रजिस्टर लेकर दौड़ते हुए बच्चे कॉरिडोर में ध्यान में आते। मुझे मतलब ये बहुत नया कॉन्सेप्ट लगता है कि अच्छा, रूम चेंज हुए तुरंत और ऐसे बच्चे वहां पहुंचे, आप वहां पहुंचे। तो ये बहुत नया है, पर हम एक तरीका खोज रहे हैं कि हम इस चीज को जारी रख पाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा फेसबुक पर भी शायद एक पेज है हिंदी डिबेटिंग करके, वहां पे एनोनिमसली लोग कन्फेशन वगैरह करते हैं। पर एक मैं मुझे नहीं पता मेरे से पहले कितनी लड़कियों ने इस मंच से बात की है, तो मेरे ख्याल से लड़कियों के पार्टिसिपेशन की हम बात करें, बहुत उम्दा रहता है देखिए। और आप भी ये बात मानेंगे कि कुछ बहुत फाइन डिबेटर्स हमें डिबेटिंग सर्कल से मिले हैं। दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत वहां पे आती है जब हम लड़कियों को सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे पाते, एक वैसा एनवायरनमेंट नहीं, मतलब। और ये समस्या है, आप भी कुछ हद तक अग्री करेंगे कि जब हम उस कन्फेशन पेज को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक दूसरी इमेज कहीं ना कहीं बनाई जाती है। हम व्यक्तिगत तौर पे लोगों को बहुत जल्दी जज करने लगते हैं। हमें जरूरत है कि हम एक बराबरी का एक ऐसा माहौल अपने वाद विवाद सर्किट में डेवलप करें। और ये जिम्मेदारी जितनी जूनियर्स की है उतनी सीनियर्स की भी है कि आपके सामने नए डिबेटर्स आ रहे हैं, वो लड़का हो लड़की हो, उसको एक हम कंफर्टेबल स्पेस प्रोवाइड करें। हम एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करें जहाँ वो बेझिझक हो और सुरक्षित भी महसूस करे। तो हमसे मन की बात अगर कर रहा है तो वो उतना जितना खुला महसूस करे, उतना ही उसको एक आश्वासन भी मिले कि नहीं, ये हमारे सीनियर्स है। तो हमारे सीनियर्स होने के साथ साथ ये जिम्मेदारी का अभाव मुझे अक्सर सर्किट में दिखता है। और आपका मंच इतना अच्छा है, मैं इतने खुल के आपसे बात कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं यहाँ पर ये बात रखूं कि जितने भी लोग बिल्कुल ये जिम्मेदारी हमारी है, हम सीनियर्स रहे हैं। हम जिस माहौल की अपेक्षा करते हुए आए हैं कि मुझे मेट्रो से आना पड़ता था, तब चीजें दूसरी थी, उतना खुले भी नहीं थे हम। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, तो हमें झिझक ना हो मुझमें, मतलब मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस हो कि अगर मैं अपना नंबर किसी डिबेटिंग सर्किट के सीनियर के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे डर ना लगे कि वो आदमी गलत है। उसमें ये भरोसा हो कि वो मेरे साथ कुछ मतलब मैं उसके साथ सहज महसूस कर पाऊँ। तो ये इसका ध्यान मुझे लगता है कि हमें थोड़ा देना चाहिए कि हम और फ्रेंडली माहौल रखें और बेहतर माहौल अपने सर्किट को दें। और टैलेंट की तो कोई कमी है नहीं, वो हम सब अग्री करेंगे, बस थोड़ा सा माहौल और बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो ये कन्फेशन पेज वाली जो आपने बात उठाई है, इससे मैं खुद बहुत चिंतित हूँ। और मैंने इसके बारे में एक विस्तार से एक वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें कही हैं कि कन्फेशन पर जो चीजें लिखी जाती हैं उससे आप न केवल फीमेल या गर्ल डिबेटर के साथ अन्याय कर रहे हैं, बल्कि जो नए उभरते हुए डिबेटर्स हैं उनका भी आप शोषण कर रहे हैं। क्योंकि आप सामने कहिए जो भी बात है, इसके ऊपर मैंने बहुत विस्तार से ये बात कही है, और उसका लिंक मैं आई बटन में दूंगा जरूर कि लोग उसे देखें। और निश्चित तौर पर ये चिंताजनक है कि हम अच्छा माहौल बनाने की बात करते हैं लेकिन खुद ही अच्छा माहौल नहीं बनाते। इसके ऊपर मैंने जो है एक विस्तार से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आई बटन में दूंगा, निश्चित तौर पर लोग उसे देखें। और जो अभी एक आपने बात की जो कि कंफर्टेबल फील करें, तो जैसे हम देखते हैं कि संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में देर हो जाती है और 7-8 बजे तक प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं, तो निश्चित तौर पर
एक सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। तो उसके लिए कुछ कॉलेजेस ने ऐसा शुरू इनिशिएटिव लिया कि भाई समय पर प्रबंध उसका किया जा सके और समय पर प्रतियोगिता सुनिश्चित की जा सके। कुछ कॉलेजेस ने उसे इनिशिएट किया है, उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी इनिशिएट करेंगे, ताकि एक कंफर्म आप कंफर्टेबल जोन या कंफर्टेबल माहौल प्रदान कर सके, ताकि लड़कियां भी बेहतर तरीके से, क्योंकि उनके ऊपर वो कंसर्न ना रहे, वो प्रेशर ना रहे कि 8 बजे या 7 बजे तक हमें घर पहुंचना है, ये चीज ना रहे। उसके लिए कुछ लोगों ने इनिशिएट किया है और उम्मीद करते हैं वो आगे जारी रहेगा। मेरा ये मानना है कि घर से निकल के किसी मंच तक पहुंचना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, है बहुत टफ जर्नी रहती है। वो आसान नहीं होता कि आप एक रात में सोच के वहां चले नहीं जाते। आपको अंदर से हिम्मत डेवलप करनी पड़ती है, खुद पे आत्मविश्वास डेवलप करना पड़ता है। तो ऐसी घटनाएं अगर हो जाती हैं और आप सहज नहीं महसूस कर पाते हैं, तो वो आपको बहुत कदम पीछे ले जाते हैं, आपकी हिम्मत बहुत तार तार होती है। तो हमें हिम्मत बचाए रखनी है। किसी भी सोसाइटी सर्किट को चलाने के लिए आपस में जो विश्वास है, भरोसा और हिम्मत, ये 3 चीजें मेंटेन करके हमें रखनी पड़ेगी, तभी हम बहुत आगे जा सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद चित्रांशी जी हमसे बात करने के लिए, और आपने ये जो अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं वो निश्चित तौर पर नए डिबेटर्स को हिम्मत देंगे और ये बताएंगे कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जैसा आपने अभी कहा भी, एक दो हार से आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है। तो मैं मानता हूं कि इससे लोग समझेंगे भी कि सतत प्रक्रिया का मतलब क्या है, कि आप ऊपर जाएंगे, गिरेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, और फिर आप एक समतल, आपके लिए वो जो पथ है वो समतल लगने लगेगा कि हम चल सकते हैं आसानी से। तो उतार चढ़ाव से न डरें। आज के इंटरव्यू का ये सार हम लेकर यहाँ से चलते हैं। और चित्रांशी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, और हम भगवान का भी धन्यवाद करेंगे कि 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद हमने उस समय कोशिश की थी, लेकिन 1 साल बाद कम से कम हम लोग ये रिकॉर्ड कर पाए हैं, और निश्चित तौर पर ये आप सभी के सामने है। आपके कमेंट, हमने हार नहीं मानी। We tried and tried and here we are recording it. जी, तो आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जी, आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं अपने डिबेटर्स तक पहुंचाएं और कमेंट करें। अगर आपको कुछ जानना है, कुछ और जिज्ञासा रखते हैं, तो निश्चित तौर पर कमेंट करें, शेयर जरूर करें अपने और सभी डिबेटर्स के साथ शेयर जरूर करें, और आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ बहुत ही जल्द। धन्यवाद।